आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देख चुके हैं, राइट। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो रहेगा भाग 2 यानी कि पार्ट 2, जिसका टॉपिक है सिटीजनशिप। क्या टॉपिक है? सिटीजनशिप। अब बात ये आता है कि अच्छा सर आप ये बताइए कि ये जो सिटीजनशिप है, ये जो सिटीजन है, सिटीजन क्या होता है, कौन होते हैं सिटीजन? तो वैसे लोग जो किसी कंट्री का सिविल और जिसके पास सिविल और पॉलिटिकल राइट्स होता है, यानी कि वैसे लोग जो उस कंट्री में रह रहे हो और उनके पास उस कंट्री का सिविल और पॉलिटिकल राइट्स होता है, वैसे लोगों को कहा जाता है कि वो लोग जो है उस कंट्री के सिटीजन हैं। डन। सिटीजन क्या होता है? वैसे लोग जो उस कंट्री में रह रहे हो और जिनके पास सिविल एज वेल एज पॉलिटिकल राइट्स होता है, ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं कि वो लोग जो है उस कंट्री के सिटीजन है। डन। अब बात आता है कि जो सिटीजनशिप है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 यानी कि भाग 2 में पढ़ना होता है। अगर थोड़ा सा डिटेल में हम लोग बात करें तो भाग 1 में हम लोग देखें कि इस कंट्री का नाम क्या है। यस और नो? भाग 1 यानी कि भाग फर्स्ट में देखें हम लोग कि इस कंट्री का नाम क्या है, और भाग 2 यानी कि पार्ट 2 में हम लोग को देखना है कि इस कंट्री में रहता कौन लोग है ना, सिटीजनशिप। डन। तो सिटीजनशिप को लेकर के अगर हम लोग बात करें तो इस कंट्री में रहता कौन लोग है, और इस कंट्री में रहने वाले लोगों का अधिकार क्या क्या है, वो पढ़ना है भाग 3 में, पार्ट 3 में, फंडामेंटल राइट, है ना। और इस कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उनका क्या कर्तव्य है, वो पढ़ना है पार्ट 4 में। तो ऐसे करते करते हम लोग रिलेट कर करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो सिटीजन ऐसे लोग हैं जो उस कंट्री में रहते हैं और उस कंट्री का सिविल और पॉलिटिकल राइट उनको प्राप्त होता है, वैसे लोगों को कहा जाता है कि वो लोग जो हैं उस कंट्री के सिटीजन हैं। कम ऑन, ठीक है। तो इसमें हम लोग को आर्टिकल पढ़ना है आर्टिकल 5 से 11, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक हम लोग को इसमें पढ़ना है, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11। अगर बात करें जो सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया गया है? सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। और अगर हमारे एग्जाम में ये पूछेगा कि हमारे यहां जो सिटीजनशिप का जो नेचर है वो कैसा है, तो हमारे यहां जो सिटीजनशिप का नेचर है वो है सिंगल सिटीजनशिप। वो क्या है? सिंगल सिटीजनशिप। इसका क्या मतलब होता है कि अगर हमारा ये भारत है तो हम लोग पूरे भारत के नागरिक हैं, ना कि कोई एक प्रॉपर स्टेट, बिहार, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। हमारे पास स्टेट का नागरिकता नहीं है, हमारे पास पूरे भारत का नागरिकता है। तो अगर बात करें सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। नेचर कैसा है? सिंगल सिटीजनशिप। डन। मींस हम लोग बिहार, मध्य प्रदेश या उड़ीसा के नागरिक नहीं है, बल्कि पूरे इंडियन यूनियन के नागरिक हैं। इसको कहा जाता है सिंगल सिटीजनशिप। डन यहां तक? अब हम लोग आगे देखते हैं। और ये जो सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है ये किस लिस्ट में आता है? ये आता है यूनियन लिस्ट में। यानी कि सिटीजनशिप का कोई भी रूल्स, कोई भी लॉज सिटीजनशिप पे आएगा तो उसको कौन टैकल करेगा? कम ऑन, यूनियन टैकल करेगा। यानी कि द सब्जेक्ट ऑफ सिटीजनशिप किसमें है? यूनियन लिस्ट में है। सिटीजनशिप पे सिटीजनशिप पे जो भी कानून बनेंगे वो कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, यूनियन बनाएगा, ठीक है। अब एक बड़ा शानदार सा कॉन्सेप्ट आता है सिटीजनशिप पे, जो कि थोड़ा सा हम डीप घुस रहे हैं, ठीक है ना। सिटीजनशिप पे बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट आता है। एक आता है जस्ट सॉली और दूसरा आता है जस्ट सैंग्विनिस। जस्ट सॉली और जस्ट सैंग्विनिस। जस्ट सॉली का मतलब यह होता है कि अगर कोई आदमी, अगर कोई इंसान का जन्म मेरे धरती पे हो गया तो वो यहां का नागरिकता आराम से ले सकता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं क्या? जस्ट सॉली। जस्ट सॉली मतलब सॉइल, सॉली सॉइल, इस ऐसे करके लीड कर लेना है, ठीक है।
जस्ट सॉली कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर किसी इंसान का जन्म धरती पे, मेरे धरती पे हो गया, मेरे कंट्री में हो गया, तो वो वहां का नागरिकता, मेरे कंट्री का नागरिकता आराम से हासिल कर सकता है। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जस्ट सैंग्विनिस। जस्ट सैंग्विनिस का मतलब है राइट ऑफ ब्लड। राइट ऑफ ब्लड का मतलब ये है कि मेरे यहां जो मेरे को सिटीजनशिप कैसे मिलेगा, जब मेरे माता पिता यहां के सिटीजन होंगे तब राइट ऑफ ब्लड, यानी कि अगर मेरा ब्लड यहां का सिटीजन है तो हम भी यहां के सिटीजन होंगे, यानी कि अगर मेरे माता पिता यहां के सिटीजन हैं तो हम भी यहां के सिटीजन होंगे, जो कि अभी जो है जस्ट सैंग्विनिस का कॉन्सेप्ट इंडिया में चल रहा है। जस्ट सैंग्विनिस, तो जस्ट सैंग्विनिस क्या है कि अगर ब्लड, राइट ऑफ ब्लड, अगर मेरे माता पिता इंडिया के सिटीजन है तो ऑटोमेटिक रूप से हम भी इंडिया के सिटीजन होंगे। समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट। सिटीजनशिप भाग 2 5 to 11 तक पढ़ना है। सिटीजनशिप का नेचर सिंगल सिटीजनशिप बोरोड फ्रॉम यूके। सिटीजनशिप का पूरा कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, यूके से लिया गया है। सिटीजनशिप जो है वो किस लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में आता है। सिटीजनशिप पे अभी हम लोग दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, एक पढ़े जस्ट सैंग्विनिस, दूसरा पढ़े जस्ट सॉली। जस्ट सॉली का मतलब होता है कि अगर मेरे धरती पे, मेरे कंट्री पे किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो बच्चा ऑटोमेटिक हमारे यहाँ का सिटीजन बन जाएगा, लाइक यूएसए। अभी यूएसए भी इसमें चेंज किया है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जस्ट सैंग्विनिस क्या होता है, अगर मेरे माता पिता यहाँ के सिटीजन है तो ऑटोमेटिक हम भी यहाँ के सिटीजन होंगे। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं जस्ट सैंग्विनिस। यहां तक सब कुछ हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है, डन। अब आगे देखते हैं, अब हम लोग को आर्टिकल्स पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, आर्टिकल्स। बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स, बहुत आराम से। आ जाओ। पहली बात तो ये, हम लोग को आर्टिकल पढ़ना है कहां से कहां तक, पार्ट 2 में ये पढ़ना है आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक। और एक बात अभी दिमाग में ये डाल लो कि ये अभी के लिए रिलेवेंट नहीं है, ये अभी के लिए रिलेवेंट नहीं है। ये कब का आर्टिकल है, ये आर्टिकल बताता है 5 से 11 तक जो आर्टिकल है ये हम लोग को बताता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन था। कम ऑन, 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन था, उसी का प्रोविजन लिखा गया है आर्टिकल 5 से 11, यानी कि आर्टिकल 5 से 11 तक। तो यहाँ पे लिखा गया है ये जो है अभी के लिए रेलेवेंट नहीं है। आर्टिकल 5 से 11 बताता है कि 26 जनवरी 1950 में नागरिक कौन था, 26 जनवरी 1950 में भारत का नागरिक कौन था। डन। अब हम लोग आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेन में ये सेट हो गया कि आर्टिकल 5 से 11 का अभी कोई इसका रिलेवेंसी नहीं है, ठीक है। ये कब का है, 26 जनवरी 1950 में हमारे भारत का नागरिक कौन कौन था, उसी के लिए प्रोविजन लिखा गया है 5 to 11 आर्टिकल तक। डन यहां तक। आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 में क्या बोलता है कि 26 जनवरी 1950 में नागरिक कौन था, यानी कि 26 जनवरी 1950 में भारत का नागरिक कौन था। तो कौन था इसके बारे में प्रोविजन लिखा हुआ है, या फिर कौन होगा। जैसे वैसे लोग जिसके पास भारत का मूल निवास हो, मूल निवास यानी कि डोमिसाइल हो। आर्टिकल 5 क्या कहता है, वैसे लोग जिसके पास भारत का डोमिसाइल हो, मूल निवासी हो भारत का, ठीक है, या फिर वो इंसान जो है भारत में पैदा लिया हो, जन्म लिया हो, या फिर उनके माता या पिता में से कोई एक जो है अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा लिए हो, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अप्लाई होने से 5 साल पहले से वो पर्सन इंडिया में रह रहा हो, तो ऐसे पर्सन को भारत का नागरिकता मिल जाएगा, यानी कि वो पर्सन कहला जाएगा कि ये भारत का नागरिक है। कम ऑन। आर्टिकल 5 हम लोगों से क्या कहता है, फोकस। आर्टिकल 5 कहता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन था। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर उस इंसान के पास इंडियन डोमिसाइल होगा, भारत के मूल निवासी का डॉक्यूमेंट होगा, तो भारत का
नागरिक होगा उस टाइम पे, ठीक है। और इन सभी में से सबसे जो कंपलसरी है वो यही है कि इंडिया का डोमिसाइल होना कंपलसरी है, ठीक है। दूसरा बात, उसका जन्म इंडिया में हो या फिर माता या पिता में से किसी एक का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हो रखा हो, ठीक है। या फिर वो जो इंसान है 5 साल पहले से कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई कमेंसमेंट होने के 5 साल पहले से इंडिया में रह रहा हो, तो वैसे लोगों को कह दिया जाएगा कि वैसे लोग जो हैं इंडिया के नागरिक होंगे। तो आर्टिकल 5 कहता है कि 26 जनवरी 1950 को नागरिक कौन था, और ये हमारा प्रोविजन है। याद रहे, आर्टिकल 5 जो है वो सबसे पहली बार इंप्लीमेंट होने वाला आर्टिकल रहा पूरे 395 में से, ठीक है। पूरे 395 में से जो आर्टिकल 5 है वो सबसे पहली बार इंप्लीमेंट हुआ था, सबसे पहला आर्टिकल था जो इंप्लीमेंट किया गया था। डन, यहां तक आर्टिकल 5 समझ में आ गया कि 26 जनवरी 1950 को भारत का मूल निवासी कौन था, सिटीजन कौन था। उसके बाद आता है क्या, उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 को थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, है ना। आर्टिकल 6 को थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आ जाओ। आर्टिकल 6 यहाँ पे ध्यान देना है, हम लोग को फोकस करना है यहाँ पे। आर्टिकल 6 क्या कहता है, आर्टिकल 6 में क्या प्रोविजन दिया गया है। आर्टिकल 6 में प्रोविजन दिया गया है वैसे लोग जो पाकिस्तान से भारत में आए उनके लिए प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 6 में। कम ऑन, वैसे लोग जो पाकिस्तान से भारत में आए, ऐसे लोगों का प्रोविजन दिया गया है किसमें, आर्टिकल। तो आर्टिकल 6 क्या कहता है कि वैसे लोग जो पाकिस्तान से भारत में आए इनके लिए प्रोविजन लिखा गया है आर्टिकल 6 में। अब इसमें क्या है, यहाँ पे है प्रोविजन रिलेटेड टू पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, यानी कि पाकिस्तान से जो लोग भारत में आए हैं इनके लिए प्रोविजन लिखा गया है आर्टिकल 6 में। इनमें क्या है कि ऐसे लोग अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आएंगे, ठीक है, 19 जुलाई 1948 के अगर बाद आए होंगे, ठीक है, तो उनको जो है 6 मंथ रहने के बाद बाई रजिस्ट्रेशन उनको सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। यानी कि पहले 6 महीना भारत में रहना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और फिर बाय रजिस्ट्रेशन इनको जो है सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। 19 जुलाई 19, अब ठीक है, समझ में आ गया। अब बात यह है कि 19 जुलाई 1948 को क्या हुआ था सर, तो 19 जुलाई 1948 को जो है परमिट सिस्टम लागू हुआ था। अगर ये सिस्टम लागू नहीं होता तो क्या होता कि अब मन कर रहा है तो चल जा रहा है, सभी चल रहे पाकिस्तान में घूम के आते हैं, अब मन कर रहा है तो वापस भी भारत में आ जा रहा है, ठीक है। तो एक परमिट होना चाहिए कि कौन से लोग पाकिस्तान से भारत में आए हैं और कौन से लोग भारत से पाकिस्तान में गए, ठीक है। तो पाकिस्तान से भारत में आए लोगों के लिए प्रोविजन आर्टिकल 6 में है। 19 जुलाई 1948 के अगर बाद आए होंगे तो उनको जो है 6 महीना रहने के बाद बाय रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप मिल जाएगा। और अगर उसके पहले आए, मतलब 19 जुलाई 1948 के अगर पहले आ गए होंगे वो लोग, तो उनको जो है ऑटोमेटिक सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। शर्त क्या है कि उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया में उनका जन्म रहा हो, ठीक है। अगर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में अगर उनके जन्म लिए होंगे तो उनको सिटीजनशिप ऑटोमेटिक मिल जाएगा। समझ में आ गया। यानी कि आर्टिकल 6 हम लोग को कहता है क्या, आर्टिकल 6 हम लोग को कहता है कि पाकिस्तान से भारत में आए लोग अगर 19 जुलाई 1948 के पहले आ गए तो उनको ऑटोमेटिक सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। लेकिन परमिट सिस्टम 19 जुलाई 1948 को लागू हुआ था, उसके अगर बाद आएंगे तो 6 महीना उनको भारत में रुकना पड़ेगा और उसके बाद बाय रजिस्ट्रेशन उनको भारत का नागरिकता दे दिया जाएगा। समझ में आ रहा है। आर्टिकल 5 में क्या पढ़े, 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन था। आर्टिकल 6 में पढ़े वैसे लोग जो पाकिस्तान से भारत में आए। डन। आर्टिकल 7 में हम लोग देखेंगे वैसे लोग जो पहले भारत में थे, भारत से पाकिस्तान में गए और फिर पाकिस्तान से भागते हुए भारत में आए, इनके लिए प्रोविजन। आ जाओ। आर्टिकल 7 क्या कहता है,
प्रोविजन रिलेटेड विथ पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, यानी कि इंडिया से पाकिस्तान में गए, ठीक है, और फिर पाकिस्तान से वापस इंडिया में आ गए। इनके लिए जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 7 में बताया गया है। आर्टिकल 7 में ये प्रोविजन बताया गया है। इसमें क्या है कि 1 मार्च 1947 के पहले गए, आराम से समझना, 1 मार्च 1947 के पहले वो पाकिस्तान में चले गए, और 19 जुलाई 1948 होने से पहले वो लोग भारत में आ गए, तो वो लोग ऑटोमेटिक सिटीजनशिप उनको मिल जाएगा, ठीक है, उनको सिटीजनशिप मिल जाएगा। वापस सुनो, 1 मार्च 1947 से पहले गए और 19 जुलाई यानी कि परमिट सिस्टम लागू होने से पहले ही आ गया, तो वो सिटीजनशिप उसको मिल जाएगा। लेकिन 19 जुलाई 1948 के अगर बाद आता है, यानी कि 1 मार्च 1947 के पहले गया और 19 जुलाई 1948 के बाद आता है, तो सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कि 6 मंथ का उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और उसके बाद जो है वो नागरिक जो है यहाँ का सिटीजन बन जाएगा, नागरिकता उसको मिल जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 7 क्या कहता, कुछ नहीं, 1 मार्च 1947 के पहले गया और 19 जुलाई 1948 के पहले आ गया तो सिटीजन बन जाएगा। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आया, पाकिस्तान से बाद आया, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हाँ, 6 महीना का रेसिडेंट प्लस रजिस्ट्रेशन, 6 महीना रुकना पड़ेगा भारत में, और उसके बाद बाय रजिस्ट्रेशन उसको भारत का नागरिकता मिल जाएगा। यहां तक समझ में आ गया सब कुछ। आर्टिकल 8 क्या कहता है, आर्टिकल 8 क्या कहता है कि प्रोविजन रिलेटेड विथ सिटीजनशिप ऑफ पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। मतलब कि पहले क्या था कि बहुत सारे लोग जो है बाहर पढ़ने या फिर बाहर घूमने गए, तो उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल दिया गया है वो आर्टिकल 8 में दिया गया है। उनसे रिलेटेड जो प्रोविजन दिया गया है वो आर्टिकल 8 में दिया गया है कि मान लो कोई बाहर पढ़ने गया, तो क्या वो यहाँ का सिटीजन होगा कि नहीं होगा उस टाइम पे, तो होगा। क्यों होगा, उसका कंडीशन क्या है, उसका कंडीशन बस इतना है कि उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट जो है उनका जन्म जो है इंडिया में हो रखा हो, जिससे क्या होगा कि वो जो है बाय रजिस्ट्रेशन वो आराम से सिटीजनशिप ले सकता है। आर्टिकल 8 भी अभी का नहीं है, उस टाइम का है। हम क्या बोल रहे हैं कमॉन, कि उस टाइम अगर कोई भारत से विदेश गया हो पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, किसी भी कंडीशन में, ठीक है, तो क्या वो भारत का नागरिक उस टाइम रहेगा। तो कंडीशन क्या है कि अगर उसके माता पिता या फिर दादा दादी में से अगर अगर उन दोनों का जन्म भारत में हुआ है, उस टाइम पे भारत में हुआ है, तो वो आदमी जो है बाय रजिस्ट्रेशन इंडिया का नागरिक हो सकता है या फिर वो ले सकता है इंडिया का नागरिकता। तो ही कैन अक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 2-3 बार रिपीट करने से बहुत क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाता है सभी चीजें। तो आर्टिकल 7 क्या कहता है, वैसे लोग जो भारत से पाकिस्तान में गए और फिर पाकिस्तान से फिर भारत में आ गए, तो अगर 19 जुलाई 1948 के पहले आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, बाद आया तो 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन। आर्टिकल 8 समझ में आ गया हम लोग को कि अगर कोई जो है विदेश में पढ़ रहा है या फिर घूम रहा है, तो वो कैसे जो है वो कैसे अपना नागरिकता ले सकता है, तो उससे रिलेटेड जो है आर्टिकल 8 में लिखा गया है प्रॉपर। उसके बाद आर्टिकल 9 हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 9 में क्या है कि अगर कोई पर्सन अपनी मर्जी से किसी अदर कंट्री का सिटीजनशिप अक्वायर कर लेता है, तो उस पर्सन का जो इंडियन सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिक कैंसिल कर दिया जाएगा या फिर हो जाएगा। अगर कोई इंसान अभी, आर्टिकल 9 तो अभी भी है कि अगर मान लो हम कहीं गए, यूएसए गए, और यूएसए जा करके यूएसए का सिटीजनशिप हम ले लिए, ठीक है, तो इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, यानी कि अगर हम किसी और कंट्री का ले लिए तो मेरे कंट्री जो जिसमें हम रहते हैं वो कंट्री का सिटीजनशिप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। और एक बार अगर टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, तो अगर हम भारत में आ गए
तो हमको उठा करके फेंक दिया जाएगा पानी में। वीजा से आ सकते हैं, ठीक है। डन यहां तक, डन यहां तक। बाकी तो घूमने आ सकते हैं, पढ़ने आ सकते हैं, ये सब करने आ सकते हैं, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना होता है कि आप यहां आ रहे हैं, किस पर्पज से आ रहे हैं, कितने दिनों के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 9 क्या बोलता है? आर्टिकल 9 यही बोलता है हम लोग को कि अगर कोई पर्सन किसी और कंट्री का सिटीजनशिप ले लेता है तो भारत का सिटीजनशिप ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9 ये तब तक कंटिन्यू चलेगा, ये जितना भी रूल्स है ये तब तक कंटिन्यू चलेगा जब तक पार्लियामेंट कोई नया रूल ना बना दे। आर्टिकल 10 क्या बोलता है कि प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप इन आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 डिमीड टू कंटिन्यू टिल द पार्लियामेंट मेक्स लॉ अबाउट देयर प्रोविजन, यानी कि ये सारा का सारा रूल तब तक चलेगा जब तक पार्लियामेंट कुछ नया रूल ना बना दे। आर्टिकल 10। आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 कुछ नहीं कहता। आर्टिकल 11 क्या बोलता है कि सिटीजनशिप पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही सिटीजनशिप पे कानून बना सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं है कि वो सिटीजनशिप पे, नागरिकता पे कानून बनाए, यानी कि इस यहाँ पे स्टेट का कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके का कोई औकात नहीं है, ठीक है। तो इसी दरमियान जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 लाता है, ठीक है। इसी पावर का यूज करके क्या बोला कि पार्लियामेंट के पास सिटीजनशिप पे लॉ बनाने का अधिकार है, और आर्टिकल 11 का यूज करके ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाता है इंडियन गवर्नमेंट 1955 में, यानी कि इसमें कुछ फेरबदल करता है, इस प्रोविजन में कुछ फेरबदल करता है। सबसे पहला कब अमेंड हुआ सिटीजनशिप का पार्ट? 1955 में। इस एक्ट को कहा गया CAA। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि CAA क्या है, NRC क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 को सबसे पहली बार जो है इस प्रोविजन में अमेंडमेंट लाया गया था, ठीक है। उसके बाद इसको अमेंड किया गया 1986, 1992 में अमेंड किया गया, 3, 5, 15, 19, यही 19 में जब अमेंड किया गया तो भौकाल मच गया। 15 में जब किया गया अमेंडमेंट, तो ये 15 का नहीं है CAA और NRC। CAA क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। हमारे यहां अभी कौन नागरिक होगा, उसी के बारे में अमेंड किया गया था 2015 में, ठीक है। तो अभी हम लोग CAA डिस्कस करेंगे, NRC डिस्कस, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1955 में इन सालों में जो है अमेंडमेंट किया गया 86, 92, 3, 5, 15, 19, 86, 92, 3, 5, 15, 19, 86, 92, 3, 5, 15, 19, 86, 92, 3, 5, 15 और 19 में अमेंडमेंट किया गया था। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि हम लोग 5 तरीके से सिटीजनशिप ले सकते हैं और 3 तरीके से सिटीजनशिप को हटाया जा सकता है या फिर छोड़ सकते हैं, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया कि हम लोग 5, कब का? 1955 का बोला गया कि हम लोग 5 तरीके से ले सकते हैं और 3 तरीके से छोड़ सकते हैं। तो पहला क्या है? बाय बर्थ, दूसरा बाय डिसेंट, तीसरा बाय रजिस्ट्रेशन, चौथा बाय न्यूट्रलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेटिंग लैंड एरिया। ये सब का सब जो है हमारा तरीका है जिससे कोई भी इंसान भारत का नागरिक बन सकता है। अब वैसा इंसान जिसको भारत का नागरिक नहीं बनना है, यानी कि कैसे नागरिकता खत्म हो सकता है, उसके लिए 3 कंडीशन दिया गया है। एक तो बाय टर्मिनेशन, दूसरा बाय रिनंसिएशन और तीसरा बाय डेप्रीवेशन। बाय टर्मिनेशन, बाय रिनंसिएशन, बाय डेप्रीवेशन, यानी इन 3 तरीकों से भारत का नागरिकता खत्म हो सकता है और इन 5 तरीकों से बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन
न्यूट्रलाइजेशन और इनकॉर्पोरेटिंग लैंड एरिया। इन तरीकों से जो है ले सकते हैं और इन तरीकों से छोड़ सकते हैं नागरिकता, या फिर हटाया जा सकता है। तो नागरिकता वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया। एक बार रिवाइज करते हैं। सिटीजनशिप कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। कौन से पार्ट में है? पार्ट दूसरा में है। कितना आर्टिकल पढ़ना है? 5 से 11 आर्टिकल पढ़ना है, ठीक है। सिटीजनशिप में हम बताए कि नेचर कैसा है? सिंगल सिटीजनशिप। अगर बोले कि सिटीजनशिप किस सब्जेक्ट में आता है? यूनियन लिस्ट में आता है। अगर हम ये बोले कि क्या आर्टिकल 5 से 11 अभी का है? नहीं, उस टाइम का है। कब का? 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन था, जिसमें कंडीशन देखे कि डोमिसाइल होना चाहिए, ये कंपलसरी है। उसके बाद या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, या तो उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो अनडिवाइडेड इंडिया में, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के 5 साल कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से 5 साल पहले से वो भारत में रह रहा हो। आर्टिकल 5। आर्टिकल 6 क्या बोलता है? पाकिस्तान से भारत में आया, उसका क्या प्रोविजन है भाई? तो 19 जुलाई 1948 से अगर पहले आ गया तो मिल जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसके माता पिता या दादा दादी अनडिवाइडेड इंडिया में जन्म लिए हो, तो उसको सिटीजनशिप ऑटोमेटिक मिल जाएगा। लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आता है, 19 जुलाई 1948 को क्या हुआ था? परमिट सिस्टम लागू हुआ था। उसके बाद आएगा तो 6 महीना पहले भारत में रहना पड़ेगा, और उसके बाद बाई रजिस्ट्रेशन भारत का नागरिक बन जाएगा वो। आर्टिकल 7 में क्या था कि वैसे लोग जो इंडिया से पाकिस्तान में गए और फिर पाकिस्तान से वापस इंडिया में आ गए, तो अगर 1 मार्च 1947 से पहले गए और 19 जुलाई परमिट सिस्टम लागू होने से पहले आ गए तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। लेकिन बाद में आया तो सेम चीज, 6 महीने का रजिस्ट्रेशन। क्वेश्चन कैसे आएगा कि इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेटेड लोगों के बारे में प्रोविजन किस आर्टिकल में? आर्टिकल 7 में है। आर्टिकल 8 में क्या है कि अगर हम भारत के बाहर रह रहे हैं तो हम कैसे हैं, हम हैं या नहीं है भारत के नागरिक? तो प्रोविजन क्या है कि अगर उसके माता पिता या दादा दादी इंडिया में जन्म लिए हों तो वो बाय रजिस्ट्रेशन यहां का सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता है, अक्वायर कर सकता है। आर्टिकल 9 क्या बोलता है? आर्टिकल 9 क्या बोलता है कॉमन? हाँ, आर्टिकल 9 बोलता है कि अगर हम लोग अपने मन से किसी और कंट्री का सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इंडिया का सिटीजनशिप ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। आर्टिकल 10 कहता है कि 5, 6, 7, 8, 9 तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि पार्लियामेंट उस पर लॉ ना बना दे। आर्टिकल 11 क्या बोलता है? आर्टिकल 11 बोलता है कि सिटीजनशिप पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है, और इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहला अमेंडमेंट एक्ट लाता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, जिसमें 5 तरीके से वो मेथड देता है कि हम लोग 5 तरीके से अक्वायर कर सकते हैं और 3 तरीके से नागरिकता खत्म हो सकता है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय न्यूट्रलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेटिंग लैंड एरिया। और 3 तरीके से हटाया जा सकता है, बाय टर्मिनेशन, बाय डिप्रीवेशन और बाय रिनंसिएशन। ठीक है, अब कल हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, उसके बाद बताएंगे कि CAA क्या है, उसके बाद बताएंगे NRC क्या है, ओवरसीज सिटीजनशिप क्या है, ये सब कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक इतना रिवाइज करना है अच्छे तरीके से, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, तब तक बोलना है जब तक कि दिमाग में ना छप जाए, और उसके बाद हम लोग फिर कल मिलते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।